Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So students, today we are going to talk about English and MDCate. And before I do that, I would request you that please consider subscribing my channel, and also this video is very extremely important. So इसको आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है या किसी के साथ जो इस वक्त MDCate की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में स्टूडेंट्स को बहुत इशू होने वाला है। ठीक है, तो आप मैंने लॉजिकल रीजनिंग पे भी बहुत बेहतरीन वीडियो बना दी थी। ठीक है, आपने वो भी शेयर करनी है, आपने इंग्लिश की वीडियो भी पूरी देखनी है और शेयर भी करनी है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आपने इंग्लिश की स्मार्टली प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, हर साल क्या होता था कि पीएमसी में वर्ड लिस्ट आती थी वोकैब की, तो स्टूडेंट्स वहाँ से वर्ड्स याद कर लेते थे, तो उनमें से ही पेपर में वर्ड्स आते थे। इस साल ऐसी कोई लिस्ट नहीं आएगी, तो इसलिए स्टूडेंट्स मज़ीद परेशान हैं कि अब वोकैब की तैयारी हम कैसे करेंगे। उसके साथ साथ और भी ऐसे काफ़ी सारे मसाइल हैं जिनके साथ स्टूडेंट को जिनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने A to Z आपका इंग्लिश का सिलेबस इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आपकी हर जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने कौन से पार्ट की तैयारी किस तरीके से करनी है। सेकेंडली, अगर आप अकेडमी जाते हैं तो अपने टीचर्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवा देंगे। और अगर आप घर पर तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोग और तो इस पैटर्न को जो मैं आज बताने वाली हूँ इसको फॉलो कीजिएगा। ऑल्सो जो स्टूडेंट्स अकेडमी भी जाते हैं वो भी इस वीडियो को कंप्लीट देखें। ठीक है, तो अगर तो आप अकेडमी जा रहे हैं और नहीं भी जा रहे तो भी मैं आपको एक टिप्स और स्टेप्स की जो है लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, जिसकी बुक्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उनकी वो कैब की जो लिस्ट है वो भी शेयर कर दूंगी। आप उन दोनों में से अच्छी खासी आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको साइनोनियम और एंटोनियम्स और कॉन्टेक्चुअल क्लूज भी वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे सिलेबस में भी है। और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, एंड में मैं आप लोगों को एग्जांपल्स भी दूंगी। ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से, पीएमसी के सिलेबस के हिसाब से। सेकेंडली, मैं आपके साथ कुछ ऐप्स भी शेयर करूंगी और आप लोगों के साथ कुछ और चीज़ें भी शेयर करूंगी। ठीक है, तो आपने उनको भी फॉलो करना है और मैं आपको बुक्स भी बता दूंगी। ज़्यादा हम लोगों ने बुक्स हमने ज़्यादा यूज़ ही नहीं करनी है। ठीक है, हमने डाइवर्ट नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आसान चीज़ है, 10 MCQs होंगे, बस हमने स्मार्टली उसकी प्रिपरेशन करनी है। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा, और एंड में मैं आपको जो ऐप्स बताऊँगी उनको भी थोड़ा ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ये मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी हैं, आप इनको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन पहले आप पूरी वीडियो मुकम्मल देखें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट जो होगा आपका सिलेबस में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वोकैबुलरी के बारे में बात की गई है। वोकैबुलरी, साइनोनियम, एंटोनियम्स, ठीक है, होमोफोन्स, इनकी बात की गई है। कॉन्टेक्चुअल क्लूज की बात की गई है। ठीक है, अब वोकैबुलरी का मसला ये है कि वोकैबुलरी की कोई लिस्ट नहीं है, और इतनी सारी तादाद में वोकैब होगी और आप कैसे याद कर सकते हैं और उसको याद कैसे रखेंगे। दूसरी बात ये कि अगर याद कर भी लें तो उसको याद रखना कैसे, इन रिडल किस तरह हम उसे याद रख पाएंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अपने वोकैब की तैयारी करनी है तो पास पेपर्स जो हैं MDCate के आपने वो सॉल्व कर लेने हैं। उसमें जितने भी आपके पास वर्ड्स हैं आपने उनको पहले तो याद कर लेना है। ठीक है, क्या पता है 1-2 रिपीट हो जाएं। उसके बाद आपने अब आपको मैं बताती हूँ कि आप लोग जब वोकैब याद कर लेते हैं तो भूलते क्यों हैं उसको। ठीक है, अब उसका ये मसला होता है असल में कि आपके पास हंगर ऑफ लर्निंग नहीं होती। आपके अंदर लर्निंग के लिए, मज़ीद लर्निंग के लिए हंगर नहीं रहती। ठीक है, भूख नहीं रहती, उसकी तलब नहीं रहती। तो आपने अपनी हंगर जो है ना, अपनी भूख ख़त्म नहीं होने देनी। आपने अपने अंदर जोश पैदा कर रखना है कि मुझे पढ़ना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीखने हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब सीखनी है। तो जब तक आपकी हंगर कायम रहेगी, आपके अंदर उसकी भूख रहेगी इनको हासिल करने की, वोकैब को याद करने की, तो आप उसको ना ही भूलेंगे, ना ही आपको कोई और मसला दरपेश आएगा। तो आपने क्या करना है, डेली बेस पे आपने 20 जो है ना वर्ड याद कर लेने हैं। ठीक है, जो सोर्सेज मैं आपको बताऊंगी आपने वहां से अपनी वोकैब की तैयारी करनी है और कहीं डाइवर्ट नहीं होना है। ठीक है, तो आपने 20 रोज वर्ड याद कर लेने हैं। उसके बाद अब वो वर्ड्स याद कैसे रहें आपको एंट्री तक, उसका मसला क्या है। अब आपने क्या करना है, घर में आपके बहन भाई हैं छोटे या नहीं हैं, तो आप क्या करें, रोज अपने सामने शीशे में खड़े हों और खुद को वो जो वर्ड्स हैं उसको टीच करें। जैसे कि देखें, हम जब ग्रुप में बैठे होते हैं, क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो हम जब टीचिंग कर रहे होते हैं, अपने ग्रुप मेंबर्स को समझाते हैं चीज़, तो वो चीज़ हमें कभी भूलती ही नहीं है। ठीक है, हमेशा याद रह जाती है। तो आपने क्या करना है, अपने टीच करना है, उन वर्ड्स को टीच करना है। ठीक है, आपने उन वर्ड्स को खाली वर्ड की मीनिंग नहीं बतानी, आपने समझाना है उस वर्ड को। अब समझाना किस तरीके से है, वो आपने इस तरीके से समझाना है कि भी उस वर्ड का सिनोनियम भी बताना है, एंटोनियम भी बताना है, और ये भी बताना है कि इस वर्ड को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये वर्ड किस किस तरह से आ सकता है। ठीक है, और इस वर्ड को याद करने की क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, वो स्ट्रैटेजी मैं भी अभी आपको बताऊँगी। उसके बाद आपने डेली बेस पे आपने वो उन वर्ड्स को यूज़ करना है अपने कम्युनिकेशन में। ठीक है, उसके बाद आपने उन वर्ड्स
को याद कैसे करना है वो आपने इस तरीके से याद करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वर्ड्स याद नहीं होते हैं, तो आपने याद ऐसे करना है, आपने वर्ड्स को इमेजिन करना है। आपने कोई वर्ड देखा, ठीक है, आपने उसकी अपने माइंड में पिक्चर बनानी है, ठीक है। जब पिक्चर बना लेंगे तो पिक्चर्स हमारे माइंड से कभी भी नहीं जाती, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कंपेयर करना है वर्ड को, ठीक है। ये सेकंड स्ट्रैटेजी है वर्ड को याद करने की। अब कंपेयर किस तरीके से करना है मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे पास वर्ड है एक्सेंचुएटेड, ठीक है। अब इसके मीनिंग क्या है, नोटिसेबल। अब नोटिसेबल मुझे बार भूल रहा है, तो जब भी मैं एक्सेंचुएटेड याद करूंगी ना, तो मुझे उसको क्या करना है कि मैं उसको याद करूंगी हाईलाइटेड वर्ड से, ठीक है। अब हाईलाइटेड से मुझे समझ आ जाएगी कि अच्छा इसकी मीनिंग नोटिसेबल थी, ठीक है। तो आपने इस तरीके से वर्ड को कंपेयर करना है दूसरे वर्ड के साथ। अब हाईलाइटेड वर्ड आसान है, इसलिए मुझे उसके साथ कंपेयर करने में आसानी हुई। अब हाईलाइटेड मुझे याद रहेगा, जब भी हाईलाइटेड मेरे दिमाग में आएगा तो मेरे दिमाग में एक्सेंचुएटेड भी आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वर्ड बैफलिंग है, ठीक है। अब इसको जो है इसका मीनिंग है कंफ्यूजिंग, ठीक है। अब बैफलिंग के बारे में आप ये बना सकते हैं कि यार ये बहुत ट्रिकी वर्ड लग रहा है सुनने में, ठीक है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हैं, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इससे आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये कंफ्यूजिंग वर्ड था, तो इसके मीनिंग कंफ्यूजिंग है। उसके बाद हमारे पास वर्ड आ गया लाइक कॉन्फिडेंट, ठीक है। अब इसका जो मीनिंग है टू फेस करना, ठीक है, स्पेशली इन चैलेंज, ठीक है। उसके बाद अब आपने इसको क्या करना है, आपने याद रखना है कि अच्छा इसमें फ्रंट है, फ्रंट मीन्स, तो इस तरीके से आपको इसकी मीनिंग याद हो जाएगी कि सामना करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया डिस्पेंसिंग वर्ड है, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या है, एबल टू सप्लाई और रिलीज प्रोडक्ट और कैश। अब इसमें क्या है कि आपने इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वर्ड को इस तरीके से याद करती हूँ। लाइक डिस्पेंसर होता है, इसमें हम वाटर सप्लाई हम ठीक करते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे सप्लाई की बात आ गई बीच में, तो सिमिलरली समझ आ गया हम लोगों को भी डिस्पेंसिंग जो है वहाँ पे सप्लाई की बात हो रही है या रिलीज की बात हो रही है, प्रोडक्ट या फिर कैश, ठीक है। तो डिस्पेंसिंग को डिस्पेंसर वर्ड से आसानी तरीके से मैं याद कर सकती हूँ। इसी तरह आपने अपनी आसानी ढूंढनी है कि आप किस वर्ड को कंपेयर कर सकते हैं किस आसान वर्ड के साथ कि आपको ये वर्ड याद रह जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, आपका अब जो सेकंड पार्ट है पीएमसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, अब उसमें क्या है, उसमें टेंसेज हैं, कंप्लीट टेंसेज हैं। अब टेंसेज हैं, उनकी करेक्शन है, आपके पास एक सेंटेंस आएगा, आपने उसकी करेक्शन करनी है। अब टेंसेज की करेक्शन आप किस तरीके से करेंगे। अब आप परेशान तो हो रहे होंगे कि 12 टेंसेज है, कैसे याद करूँ, कितनी तैयारी करूँ मैं इसकी। बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है, दिस इज़ वेरी सिंपल, बल्कि एक्सट्रीमली सिंपल। मैं आपको इसीलिए ये वीडियो बहुत ही मैंने डिटेल में बनाई है, मैंने उसके ऊपर टाइम लगाया, ये देख सकते हैं आप, मैंने लिखा है बैठ के सारा, ताकि मैं आपको स्मार्ट वे से बता सकूं कि आप इंग्लिश की तैयारी स्मार्ट वे से कर सकें, ठीक है। आपने क्या करना है, एक टेंस को उठाना है। 12 टेंसेज आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, आप 12th क्लास में, जाहिर बात है। आपने बस क्या करना है, 2 घंटे के अंदर क्या करना है, आपने एक टेंस उठाना है, ठीक है। जिस तरह प्रेजेंट सिंपल उठा लिया आपने, अब उसके आपने हेल्पिंग वर्ब्स लिखने हैं, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखना है और उसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। स्टूडेंट्स इसी तरह आपने बाकी 12 टेंसेस को भी इस तरह से कवर कर लेना है। तो आपको आराम से जब आपके पास कोई सेंटेंस आएगा पेपर में, तो अगर आपको ये 3 चीज़ें क्लियर होंगी ना, तो आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पॉजिटिव सेंटेंस की आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ वर्ड क्या होता है। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। यहाँ तो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि दे एक्सप्रेस सम सॉर्ट ऑफ डिजायर, ठीक है। लाइक somebody is ordered, advised or requested to do something or not to do something, okay। अब एग्जांपल इसकी हमारे पास है, लाइक टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, दिस इज एडवाइस, ठीक है। गिव मी दिस बुक प्लीज, ठीक है, दिस इज अ रिक्वेस्ट। आफ्टर दैट हमारे पास क्या है कि ओपन द विंडो, लाइक दिस इज अ ऑर्डर, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की ये पहचान होती है, सही है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस जो होते हैं आर विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स, तो ठीक है, इनका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो इनको हम इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो इन दोनों को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम लोग डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है कि आई लाइक दिस पेन, ये सिंपल है मेरे पास, तो मैंने इसको इंटेरोगेटिव किया, तो मैंने डू का यूज़ किया, डू आई लाइक दिस पेन। आफ्टर दैट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, ही गोज टू स्कूल ऑन फूट, ठीक है। अब आपने इसका डू योर सेल्फ, इसको आपने खुद इंटेरोगेटिव बनाना है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, इसके एग्जांपल मैंने ली कि चिल्ड्रन मेड अ नॉइज, डिड चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, ठीक है। अब आपने देखे फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज हो गई है। अब ही आस्क्ड अ क्वेश्चन, नाउ डू योर सेल्फ, ओके।
आफ्टर दैट हम आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ आपने इसको नोट कर लेना है, मैंने ये मेहनत आपके लिए की है, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं, और सेकंडली आपने प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना है, बिकॉज मैं एंड में आप लोगों के साथ एग्जांपल्स भी शेयर करने वाली हूँ। शेयर क्या, मैं आपको समझाऊंगी भी, क्योंकि आपको, ताकि आपको पता लग जाए कि पेपर इतना मुश्किल नहीं आने वाला, सिंपल चीज़ें होंगी और उन पर ग्रिप आपने किस तरह से करनी है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, सही है। तो आपने इस वीडियो को भी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो आपने इसको लाइक करना है, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और आपने कमेंट में बताना है कि आपको ये हेल्पफुल लगी या नहीं लगी, ठीक है। तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा डू है, डू लगता है आई वो यू दे के साथ, डज लगता है ही शी इट के साथ। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास फर्स्ट है, पास्ट सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब डिड है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसकी सेकंड है। फ्यूचर में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल है, फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इंग जो है वो वर्ब के साथ लगता है, लाइक रीड ये वर्ब है प्लस इंग, ठीक है, रीडिंग बन गया। इसमें हमारे पास जो है वर्ब्स, इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं आई एम एंड और। पास्ट कंटिन्यूअस पे भी हमारे पास वर्ब प्लस इंग लगेगा और इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं वाज एंड वर। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारे पास वर्ब के साथ इंग लगेगा और इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं शैल बी एंड विल बी। नाउ हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसका हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। देन पास्ट परफेक्ट है, हैड उसका यूजेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। फ्यूचर परफेक्ट है, उसके हेल्पिंग वर्ब विल हैव एंड शैल हैव है और उसके अंदर आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, ठीक है। अब आपने अपने खुद करना है, आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नाउ डू योरसेल्फ, ठीक है। ये आपने खुद स्टडी करना है। आफ्टर दैट स्टूडेंट, आप लोगों के पास जो सेंटेंस के लिए करेक्शन के लिए आएंगे, ठीक है। अब सेंटेंस करेक्शन में आप लोगों को, आप सेंटेंस करेक्ट किस तरीके से कर पाएंगे जब आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। एक तो टेंसेस की चीज़ें जो मैंने आपको समझा दी वो आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट आप लोगों ने स्टडी कर लेना है, ये मैं आपको ज़रूर बता देती, लेकिन यूट्यूब पर ढेरों चैनल्स पर ये बातें बताई गई हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आप इसको कहीं से भी पढ़ सकते हैं और आपको ये आती होंगी यहाँ तो पहले से, यहाँ आप अपनी अकेडमी में भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको डायरेक्ट जो है एग्जांपल्स पे ले आऊं। सो इसमें क्या है कि आपने लाजमी यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू, इनके यूजेज अगर आपने समझ लिए, टेंसेस के स्ट्रक्चर आपने समझ लिए, हेल्पिंग वर्ब समझ लिए, तो आपके सेंटेंस जो है करेक्शन, जो सेंटेंस करेक्शन के जो आएंगे एमसीक्यूज वो गलत हो ही नहीं सकते, ठीक है। मजाल ही नहीं है कि उनकी गलत हो जाए, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ पे ग्रिप कर ली है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप खाम खा के इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व करें, आप इन चीज़ों के ऊपर ग्रिप कर लें जो स्मार्ट तरीके से आपने तैयारी करनी है इंग्लिश की, ठीक है। और ये चीज़ें आपके काम आएंगी, ये पता होंगी आपको, तो आपके पास जब एमसीक्यू आएगा तो आपने यही रूल्स उसके ऊपर अप्लाई करने और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं, अब हमारे पास जो आपका थर्ड पार्ट है आपके सिलेबस में, उसमें हमारे पास क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के हवाले से आपके पास आएगा एमसीक्यू। इनअप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन होगी, पंचुएशंस होंगी, प्रॉपर नाउन्स होंगे, एब्रीविएशंस होगी, और आपके पास उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, एग्रीमेंट मिस्टेक्स हो सकती हैं, कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। आपने इन चीज़ों पर ग्रिप करनी है, ठीक है। अब जो आपको डिस्क्रिप्शंस में मैं लिंक्स दूंगी, आपने उसको फॉलो करना है। मैं एंड में आपको जो ऐप्स बताऊंगी आपने उनको फॉलो करना है, तो आप डायरेक्ट इन चीज़ों को आराम से सीख जाएंगे, ज़्यादा कोई पैनिक की बात ही नहीं है। आफ्टर दैट आपका जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमारे पास प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स की मिस्टेक्स हैं, आपने उनको करेक्ट करना है, ठीक है। एमसीक्यू जिस तरह की होंगे कि आपके पास रॉन्ग प्रीपोजिशन यूज हुई है तो आपने ऑप्शन में करेक्ट वाले को टिक करना है। आर्टिकल्स आ एंड दा का आपने यूजेज सीखना है कि वो कहाँ पे होते हैं, स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। उसके बाद आपका जो फिफ्थ पार्ट है उसमें वो बताता है कि आपके पास एमसीक्यू होगा जिसमें आपने वर्ड ऑर्डर जो है उसको देखना है, उसका स्टाइल देखना है और वो कैब देखनी है कि सही यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। वो कैब के एमसीक्यू आपको इस तरह से आ सकते हैं उसमें कि आपके पास एक पूरा सेंटेंस बना हुआ है, सेंटेंस आपके पास पूरा बना हुआ है, उसमें एक वो आपके पास वर्ड यूज़ किया जो कि बहुत मुश्किल है। अब नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे कि ये वर्ड इसकी मीनिंग इनमें से कौन सी है, तो ठीक है। मैं आगे आपको एग्जांपल भी उसके दे दूंगी, तो आपको सूटेबल वर्ड जो है उसको टिक करना है, ठीक है। सब मिलते जुलते होंगे उससे, लेकिन आपने सूटेबल टिक करना है। उसके बाद हमारे पास आपका सिक्स जो पार्ट है आपके सिलेबस में, उसमें आपको एक पैसेज गिवन होगा जिसमें आपने सिलेक्ट करने अप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करने, उसके एग्जाम्पल भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगी, ठीक है। तो अब इस वीडियो को आपने कंटिन्यू देखना है और जो मैं एग्जांपल्स बताने वाली हूँ उन पे आपका 100% फोकस होना चाहिए।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे सिनोनिम पूछ रहा है हेयर से का, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास वर्ड में हियर आ रहा है, ठीक है, उसका मतलब सुनना। अब वहाँ से हमारे पास आप लोग अंदाज़ा लगा लें ऑप्शंस में से कौन सा मोस्ट सूटेबल आपको लग रहा है। अगर आपको उसका सिनोनिम नहीं पता तो आप यहाँ से बी ऑप्शन को भी देख सकते हो कि गॉसिप, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आपने सिनोनिम्स यहाँ तो आपको याद हो, अगर याद नहीं है तो आपने इस तरीके से उनको करेक्ट करना है अपने एग्जाम में। सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे वर्ड है प्रिकॉशंस, इसका सिनोनिम बताना है। अब प्रिकॉशंस आपको पता है सेफ्टी मेजर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये वर्ड। तो सीधा सीधा हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, प्रोटेक्शंस, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे प्राइम वर्ड है, ठीक है। तो कभी कभी बिल्कुल इस तरह के आपको आसान वर्ड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो प्राइम का हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें इसकी मीनिंग पता है, ठीक है। तो अब इसका हमारे पास ऑप्शंस जो इंफीरियर है, बेनिफिशियल है, डिलीटरस है, फिर मेजर है। एंड वी नो वेरी वेल कि इसका ऑप्शन मेजर होगा, मतलब डी ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड है कि फ्रिक्शन का सिनोनिम क्या है। तो हमें पता है कि फ्रिक्शन कब पैदा होती है, हमने फिजिक्स में बार बार पढ़ा है कि जब दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसका ऑप्शन भी मौजूद है, ए रबिंग, ठीक है। तो इस तरह के आपको सिनोनिम्स आएंगे, कुछ मुश्किल भी होंगे, कुछ डिफिकल्ट, कुछ ईजी भी होंगे आपके पास। और कहीं पर आपने अपना सेंस भी यूज़ करना है, क्योंकि आपको हर वर्ड के सिनोनिम तो नहीं आता होगा। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड है हैप्पीजेटली। अब इसके बाद इसकी मीनिंग्स, अब इसके सिनोनिम पूछ रहा है, तो इसके मतलब हैं बेतरतीब से, ठीक है। तो अब हमारे पास हम ऑप्शंस देख लें, चार्टिकली, सिस्टमेटिकली, स्ट्रिंगली, और उसके बाद हमारे पास डी ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हमें मीनिंग्स इनकी पता होंगी ऑप्शंस की, तो ही हम करेक्ट ऑप्शन कर पाएंगे। तो चार्टिकली इसकी मीनिंग होती है अफरा तफरी से, ठीक है। तो हम इसको उसके साथ हम समझ आ जाएगा कि हाँ भी इसके साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो वो इसका सिनोनिम हमें समझ आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, ठीक है। अब हमारे पास वर्ड आ गया नेटिव, ठीक है। अब इसमें हमारे पास नेटिव की मीनिंग हम लोगों को पता होता है। अगर मीनिंग नहीं भी पता तो हमें ये पता है कि जब हमसे कोई पूछता है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो नेटिव लैंग्वेज वो होती है जो आपकी मदर लैंग्वेज हो, मदर टंग हो, ठीक है। तो इट मीन्स आपकी जो नेचुरल चीज़ हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन जो है नेचुरल, वो इसके ऊपर परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं अपने MCQs। अब हमारे पास यहाँ पे वर्ड है न्यूट्रल। अब बियास्ड है, इफोर्स है, और उसके बाद हमारे पास अनबियास्ड है, एल्यूसिव है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए, अगर आपको इन सब वर्ड्स की मीनिंग आती होगी, इट मीन्स कि आपकी वो कैब जो है वो एक महीने में अच्छी नहीं हो सकती। आपको इसके ऊपर पूरे साल 2 साल वर्क करना पड़ता है, एकदम से आप सब कुछ नहीं सीख सकते। फिर भी आप देखिए, आपको पता होगा तो ही आप टिक कर पाएंगे इसके ऊपर सही ऑप्शन क्या है। तो अब न्यूट्रल का जो मतलब होता है वो आपको समझ आ गई कि न्यूट्रल क्या होता है। अब आपको बियास्ड और अनबियास्ड अगर मतलब पता हो तो आपको वो भी समझ आ जाएगी। तो हमारे पास जो न्यूट्रल होता है वो बंदा अनबियास्ड बंदा न्यूट्रल बंदा होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। मुझे याद है मैं एक दफ़ा टेस्ट दे रही थी तो सेम इस तरह का MCQ आया था और मुझे इसके मीनिंग नहीं पता था कि बियास्ड और अनबियास्ड क्या होता है उस टाइम पे, ठीक है। यही कोई 1-2 साल पहले की बात होगी। लेकिन मुझे एक दफ़ा किसी बंदे ने कहा हुआ था, मतलब मेरी किसी से बात हुई थी एक दफ़ा, तो उसने मुझे कहा था कि इस सवाल का जवाब जो है ना बहुत ही अनबियास्ड होके देना है, ठीक है, बियास्ड नहीं होना है। तो वो वाली बात मुझे याद थी। तो वहाँ पर उसके कहने का मतलब जो था मुझे समझ आ गई थी कि वो मुझे कह रहा था कि न्यूट्रल होके जवाब दो इसका, ठीक है। तो मुझे फिर समझ आ गई कि अच्छा इसका फिर करेक्ट ऑप्शन जो है ना यही होगा, सी ऑप्शन होगा। तो इस तरह से काफ़ी सारी जगह पे आपके इस तरह के वोकैब में लक भी लग सकता है आपके एंट्री टेस्ट में, ठीक है। अब हमारे पास ये प्रीपोजिशन जो है उसके MCQs आपको इस तरह से आएंगे। अब आपने चारों ऑप्शंस को पढ़ना है और देखना है कि एक सही ऑप्शन कौन सा है। जिस तरह मैं आपके सामने पढ़ती हूँ कि आफ्टर सम टाइम द बोट वर हिट विद अ स्टॉर्म एंड स्टार्टेड टॉसिंग। अगो समटाइम्स द बोट वॉज हिट विद अ स्टॉर्म एंड स्टार्टेड टॉसिंग। आफ्टर सम टाइम द बोट वॉज हिट थ्रू अ स्टॉर्म एंड स्टार्टेड टॉसिंग। आफ्टर सम टाइम द बोट वॉज हिट बाय अ स्टॉर्म एंड स्टार्टेड टॉसिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास अब 4 ऑप्शन हैं। हम आपने दोबारा से इसको रीड करना है और देखना है कि अब सही ऑप्शन कौन सा है। अब मुझे जो सही ऑप्शन लग रहा है ना वो सी लग रहा है। क्यों? देखिए हिट किस चीज़ से हो रही है, थ्रो अ स्टॉर्म। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उसने बाकी तीनों जो है हमारे पास हैं MCQs के ऑप्शंस हैं उनमें एरर ये है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो अपना एरर ढूंढना है। आप एरर फाइंड कर लेंगे चारों में, ठीक है, कि एरर क्या है असल में, तो आप करेक्ट ऑप्शन पे खुद ही पहुंच जाएंगे। इसी तरह से आपने वहाँ पे एरर पहले फाइंड करना है कि एरर कहाँ है।
अब सिमिलरली आपने इस जो है इसमें भी आपने पहले एरर फाइंड करना है कहाँ है। अब देखिए सबसे पहले आपने देखिए हर पूरे सब सेंटेंस बिल्कुल सेम है। चेंज कहाँ पे आ रहा है, पहले ऑप्शन में एट द स्टाइल है, फिर थ्रो द स्टाइल है, फिर बाय द स्टाइल है, फिर इन द स्टाइल है। अब देखिए इन द स्टाइल जो है एक मुनासिब जो है लग रहा है हमें सेंटेंस यहाँ पे, लेकिन हमें ये नहीं देखना कि लग रहा है, हमें उसका प्रूफ चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ही आपने सबकी पहले ट्रांसलेशन करनी है। तो जो है इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, उसकी ट्रांसलेशन में बस आपको करके बता देती हूँ कि ही लिव्ड इन द स्टाइल बेफिटिंग अ जेंटलमैन, मतलब वो उस आदमी के अंदाज में रहता था जो शरीफ आदमी को मारता था। ठीक है, तो ये डी जो है ना ये बिल्कुल मुनासिब तरीन है। ठीक है, तो सिमिलरली आपने जब भी प्रीपोजिशन सॉल्व करने हैं आपने पहले एरर फाइंड करना है, उसके बाद आपने जो है उसका सही ऑप्शन करेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने एरर ही फाइंड नहीं किया तो आप जो है डायरेक्ट अगर सही ऑप्शन फाइंड करने लग जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। अब ये वो MCQs हैं जहाँ पे आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे और आपने उसको एरर फाइंड करना है। ठीक है, अब जहाँ ये इस तरह आपके पास के मैंने एग्जांपल्स रखे हैं सामने। ठीक है, कि जब हमारे पास 77 है कि आई न्यू दैट दे वर हेडिंग इनटू अ सीरियस डिजास्टर। ठीक है, अब आपने नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं डी तक। अब आपने देखना है, अब उसने हाईलाइट भी कर दिया कि मिस्टेक यहाँ पे, तो अगर वो कह रहा है कि अगर मिस्टेक है यहाँ पे तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फिर यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस किस तरह से बनेगा। तो अगर आपको सेंटेंस मेकिंग आती होगी तो ही आप ये कर पाएंगे। उसके बाद आप 79 में आए कि आपको पूरा सेंटेंस मिला हुआ है और उसको अंडरलाइन किए हुए हैं और पूछ रहा है कि इन सब में से ABCD में से हमारे पास एरर है कहाँ पे, और ई में बता रहा है कि एरर नहीं है तो भी बता दें आप। तो हमारे पास वो ऑप्शन में सी को टिक किया है कि सी जो है वहाँ पे हमारे पास एरर है, तो एरर्स को आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको इस तरह के MCQs भी आ सकते हैं, कह सकता है कि बी स्पॉट द एरर। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक MCQ है कि सम ऑफ दीज शर्ट्स आर ब्लू, अदर्स आर ग्रीन एंड द रेस्ट आर वाइट। उसके बाद कह रहे हैं कि अब एरर है कहाँ पे है, ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। ठीक है, तो अगर आपकी इंग्लिश में सेंटेंस मेकिंग अच्छी होगी तो आपको समझ आएगा एरर, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ABCD परफेक्ट है, तो हमारा यहाँ पे ई ऑप्शन होगा कि नो एरर। अब देखिए उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है कि यहाँ पे ही एजुकेटेड नॉट ओनली हिज नेफ्यू बट ऑल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस। उसके बाद कह रहा है कि ए में है, बी में है, सी में है, एरर या फिर कहाँ पे है, या डी में है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें साफ साफ बात समझ आ रही है कि ए में एरर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको यूज़ करना चाहिए था कि बिसाइड्स एजुकेटिंग हिज नेफ्यू बट ऑल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे ये यूज़ होना चाहिए था, तो ए में हमारे पास यहाँ पे एरर है। अब स्टूडेंट्स इसमें आर यू श्योर मिस सबा नोज हाउ यूज़ द न्यू इक्विपमेंट। अब देखिए आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ पे एरर है। ठीक है, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे सी में एरर है क्योंकि वहाँ पे हाउ टू यूज़ आना चाहिए था, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन भी इसका सी है। सेकेंडली अगेन देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि आई हैव नॉट सीन माई फैमिली सिंस 5 years। तो अब देखें 5 क्या है, नंबर है, तो हमें पता है कि नंबर्स के साथ फॉर यूज़ होता है, सिंस यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपने ये रूल्स जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको ये सब रूल्स आते होंगे कुड, हैव, माइट, सिंस, फॉर, तो ही आप जो है एरर फाइंड कर सकेंगे। इस तरह के MCQs भी आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस यूज़ नहीं होगा तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे एरर है हमारा। अब ये आ गया वो कैब का सीन, के वो कैब का सीन आपके पास किस तरह आएगा। अब देखिए यहाँ पे कि मे बी सम एसेंट्रिक मिलियनेयर इज डूइंग इट। ठीक है, अब हमारे पास ए है मूडी, सी डाउटफुल, बी स्ट्रेंज, डी डिजीज। अब अगर आपको इसकी मीनिंग नहीं पता, अव्वल तो पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो देखिए आप कह रहे हैं कि मे बी सम, मतलब हमें नहीं पता कि कौन है लेकिन हम सम यूज़ कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमें समझ आ रहा है कि समवन स्ट्रेंजर। ठीक है, तो आप यहाँ से बी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन भी बी है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे है MCQ कि स्पोरेडिक राइज इन हिज टेम्परेचर हैज़ कॉज्ड अस मच वरी। अब देखिए हम जब भी टेम्परेचर राइज होता है तो हम वरी क्यों होते हैं, परेशान क्यों होते हैं कि जब तबीयत संभल ना रही हो। ठीक है, टेम्परेचर संभल ना रहा हो, तो देखिए अब यहाँ पे सब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं पहले ये समझेंगे कि फ्रीक्वेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंट नहीं होगा, आपने सिचुएशन को ज़रा देखना है। अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो आपने सिचुएशन को समझने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो होगा सी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके PMC का जो लास्ट पार्ट है उसमें इस तरह के पैसेज की बात मैं आपको बता रही थी। तो आपको एक पैसेज मिला होगा, नीचे उसके MCQs होंगे। ठीक है, आपको पैसेज के अंदर जो बात की गई है उसी में से आपके MCQs दिए गए होंगे, लेकिन थोड़े ट्रिकी होंगे, तो आपने पैसेज को अच्छे तरीके से पहले समझना है, उसके बाद आपने MCQs को सॉल्व करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि पैसेज में कोई मुश्किल वर्ड होता है, उसको भी MCQ में दिया गया होता है कि इस वर्ड की मीनिंग क्या थी। ठीक है, इस वर्ड की क्या मीनिंग थी उस लाइन में, ठीक है, क्या इसके मतलब था। तो फिर आपने उसको क्या करना है,
अगर आपको मीनिंग नहीं आती उसकी तो आपने क्या करना है, पूरे सेंटेंस को रीड करना है, ठीक है। सेंटेंस को रीड करने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है और आपको वो सिचुएशन बताएगी कि इस वर्ड का यूजेज क्या है यहाँ पे। और इस तरह आपने जाके ऑप्शंस में चेक करना है कि कौन सा वर्ड जो है इन सिचुएशन में सही लग रहा है, ठीक है। तो आपने फिर उसके ऊपर टिक कर देना है। इस तरह से आप MCQs में अपनी वोकैब को कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली भी मैं आपको कुछ ऐप्स बता देती हूँ, आपने वहाँ जाके प्रिपरेशन करने हैं, ठीक है। और ये वाले MCQs जो मैं आपको भी शो कर रही हूँ, ये मेरे पास वाइटल की बुक है, उसमें ये MCQs हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, आप डोगर्स की भी यूज़ कर सकते हैं, वाइटल की भी, कारवान की भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं। और और अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप किप्स और स्टेप्स की मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वो जाके डाउनलोड कर लें, वो यूज़ करें, बुक्स भी यूज़ करें, वोकैबलरी भी वहाँ से तैयारी करें आप अपनी। और उसके अलावा साथ साथ मैं आपको ऐप्स यहाँ पे कुछ शो कर देती हूँ, ठीक है। आपने वहाँ से भी अपनी तैयारी कर देनी है, ठीक है। ये ऐप्स मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताए थे, लेकिन यहाँ पे मैं अगेन बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने शायद वो वीडियो ना देखी हो, ठीक है। तो अभी आपको मैं सिर्फ 2-3 ऐप बताती हूँ, अगर आपने ज़्यादा ऐप्स के बारे में मालूमात लेनी है तो आप मेरी वही वीडियो को जाकर ज़रा दोबारा से देख लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वो 3 ऐप्स हैं, इनको आपने डाउनलोड कर लेना है और इसमें से आपने अपनी इंग्लिश की तैयारी कर लेनी है। इसमें आपको बहुत अच्छे MCQs मिलेंगे, ठीक है। आपने रोज़ रात को सोने से पहले 20 जो है इसको आपका बस 20 या 30 MCQs कर लिया करें। अगर आपको इन ऐप्स की लिंक्स चाहिए तो ये जो आपको मेरी वीडियो भी शो हो रही है, ठीक है, आपने मेरी इस वीडियो में जाना है, प्लेलिस्ट MDCAT की प्लेलिस्ट में ये वीडियो मौजूद है। आपने इसकी प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को ओपन करना है और इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको इन तीनों ऐप्स की जो है लिंक्स मिल जाएंगी और आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट अपने ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वीडियोस देखते हैं, 89% लोग जो हैं वो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल जाएँ, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज़।